स्टार्ट करें भाई। तो कल की क्लास में किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ हुई हो तो बताओ। कल जो पढ़ाया था सबकी समझ में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें? तो ठीक है, आज की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, जो कल पढ़ाए थे वहीं से आगे कुछ चीज़ें देखेंगे। चलिए, जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं वो सेशन को शेयर ज़रूर कर दें भाई आज, और पढ़ेंगे। स्टार्ट करें फिर। अब देखो आगे बात करते हैं इसमें। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई यहाँ पर, क्या था कि इट इज़ कंट्रोल अवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट क्या होती है ये चीज़ अपन लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्या था, हमारा एक नोड थी और इस ऐसे नोड का काम क्या था, हार्ट बीट को बनाना या हार्ट बीट को जनरेट करना, जो हमारे हृदय के राइट ऑरिकल में पाई जाती है। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें ये आ रहा है कि इट इज़ कंट्रोल अवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। तो एक शब्द कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। हार्ट बीट क्या होती है ये हमने कल पढ़ लिया। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है ये हमें पढ़ना है। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? जब मैं ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन की बात करूं तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि रक्त द्वारा रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। जैसे मान लो कि ये क्या है, यहाँ पर हमारा ब्लड है, क्या है, इसके अंदर हमारा ब्लड चल रहा है कुछ इस तरीके से। जब ये ब्लड हमारा इसके अंदर चल रहा है तो इस ब्लड के चलने की वजह से क्या है, ये इनसे टच करेगा। जब इनसे टच करेगा तो ये क्या होगा, इसका प्रेशर बनेगा, और वही जो प्रेशर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि ये क्या है, जिसके अंदर जो ब्लड चल रहा है, जहाँ ब्लड शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होता है, उसके बाद देखेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे बनता है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा उसकी अपन लोग बात करें तो उसके लिए हमें एक चीज़ की एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रुधिर वाहिकाएं। तो नेक्स्ट हेडिंग अब डालेंगे ब्लड वेसल्स। अब देखो, जो रुधिर वाहिकाएं हमारी होती हैं, रुधिर वाहिकाएं से ही समझ में आ रहा है कि रुधिर का बहना जहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उसी को रुधिर वाहिका कहते हैं। अब रुधिर वाहिकाओं की मैं टाइप की बात करूँ तो ये कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक तो यहाँ पर होती है हमारी कौन सी, आर्टरीज होगी, एक तो हमारी यहाँ पर क्या होती है, आर्टरी, और एक होती है हमारी क्या, वेन्स। देख नहीं रहा, लिया तो कुछ और था, हो कुछ और गया। देखो इसको कहा जाता है क्या, धमनी। और इसे क्या कहा जाता है, सिरा। रुधिर वाहिकाएं हमारी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी क्या, धमनी, और एक होती है हमारी क्या, सिरा होती हैं। तो 2 टाइप की हमारी क्या है, रुधिर वाहिकाएं। अब ये धमनी और सिराओं की जब हम लोग बात करें तो देखो, धमनी की मैं बात करता हूँ तो और सिराओं की मैं बात करता हूँ, तो ये तो मान लो कि ये हमारी क्या, सिरा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं धमनी की बात करूँ तो ये मान लो ये है हमारी धमनी। अब इन दोनों के अंदर क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन होगा। किसका सर्कुलेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होता है इन दोनों के अंदर। तो ये पाइप के आकार की हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं धमनी और सिरा, जो ब्लड का क्या कराती हैं, सर्कुलेशन करती हैं। इनके अंदर शरीर के अंदर ब्लड हमारा चल रहा होता है। सबसे पहली बात यहाँ से ये पूछी जाती है धमनी और सिराओं के अंदर से कि जो हमारी धमनी होती है इनके अंदर कैसा ब्लड होगा, और जो सिराएं होती हैं इनके अंदर कैसा ब्लड होगा।
कहने का मतलब ये है कि जब धमनी और सिरा दो जगह हमारा ब्लड चल रहा है तो ब्लड के टाइप भी हमारे कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो एक तो होता है हमारा ऑक्सीजन रेट और एक होता है हमारा डीऑक्सीजन रेट। ऑक्सीजन रेट जो ब्लड होता है उसे हम प्योर ब्लड कह सकते हैं, मतलब शुद्ध रक्त होता है एक तो हमारा, और एक होता है हमारा इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजन रेट जिसे कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं क्या, अशुद्ध रक्त कह सकते हैं। ठीक है, अब एक शुद्ध रक्त होगा, एक अशुद्ध रक्त होगा। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चंस ये पूछेगा कि शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, तो जिसमें केवल और केवल ऑक्सीजन मिली होती है उसे हम शुद्ध कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन के साथ CO2 दैट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ जाए उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। ये ब्लड दोनों ही हमारे कहाँ चलेंगे, धमनी में चलेगा और सिराओं में चलेगा। क्वेश्चन आता है कि धमनियों के अंदर जो ब्लड चलता है वो किस प्रकार का होगा और जो सिराओं के अंदर ब्लड चलता है वो किस प्रकार का होगा। तो धमनियों के अंदर जो ब्लड है वो कैसा होगा, शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इट हैज़ प्योर ब्लड, मतलब इनमें शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और यहां हम लिखें तो क्या लिखेंगे, इट हैज इम्प्योर ब्लड, इनमें इम्प्योर ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त होता है। इनमें अशुद्ध रक्त होता है। अरे पहली क्वेश्चन तो हमारा ये बन जाता है यहाँ से। दूसरे क्वेश्चन की अपन लोग बात करें तो दूसरा आता है कि किसकी दीवारें मोटी होती हैं। तो देखो ये जो मैंने बनाया है ये थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा होगा आपको, और वो कैसा दिख रहा है, पतला। तो इनकी दीवारें कैसी होती हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं, मतलब आर्टरीज वॉल्स आर थिक। और यहाँ लिखेंगे वेन्स वॉल्स आर थिन, मतलब इनकी दीवारें पतली होती हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है। किसकी मोटी हो जाती है, धमनी की, और किसकी पतली हो जाती है, हमारी सिरा की। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो क्या है वो समझो। अगला पॉइंट आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो कौन सी होगी। तो उसका नाम होगा ऑर्टा, जिसे हम कहते हैं महाधमनी। आपको ये इंग्लिश में ही याद रखना है, AORTA। इसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं अरोटा, कुछ करते हैं ऑर्टा। तो जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश का नाम याद रखना है। तो ऑर्टा आर्टरीज इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरीज होती है। क्या हुआ, दिक्कत। इसके बाद यहाँ पर है एक वेना कावा। वेना कावा का मतलब होता है महासिरा, और इसे भी आपको इंग्लिश में याद रखना है वेना कावा, क्योंकि यही लिखा आता है मोस्टली। तो वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा वो देखें तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि धमनी को सिरा से जोड़ने का काम कौन करता है। तो धमनी को सिरा से जो जोड़ेगा, जिसे बोला जाएगा कैपिलरी, जिसे हम केशकत्व या केश नली कह सकते हैं, केशकत्व या केश नली कह सकते हैं, जो आर्टरी को वेन्स से जोड़ने का काम करती है। जो आर्टरी को वेन्स से जोड़ने का काम करेगी उसका नाम क्या होगा, कैपिलरी, CAPILLARY। इसे हम केश नली या केशकत्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्या बनेगा वो भी समझेंगे। अब वो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं इनकी लंबाई क्या होती है। तो उसके लिए हम आंसर करेंगे 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर।
ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर के अंदर लगभग 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर की लेंथ में फैली हुई होती हैं। अब आप कहेंगे कि 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें इतने किलोमीटर कहाँ से हो गए? एक धागेनुमा आकृति से ये पूरी बॉडी में एक जाल जैसा बना करके रखती हैं, और जाल जैसा बना करके रखती हैं तो ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी में जब इन्हें निकाल के लंबा लंबा जब अपन लोग बिछाएं और देखें एक दूसरे से अटैच करते हुए, तो साइंटिस्टों की रिसर्च के आधार पर, मेरी आधार पर नहीं, साइंटिस्टों की रिसर्च के आधार पर बताया जाता है कि ये 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर के बीच में ये लंबाई में चली जा सकती हैं। तो इसीलिए आपको यही आंसर रखना है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी जो लेंथ होती है जिनके अंदर ब्लड शरीर में चल रहा है वो लगभग 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर में फैली हुई होती हैं। धमनी और सिराओं में रक्त का सर्कुलेशन होता है। धमनी को सिरा से जोड़ने का काम कैपिलरी करती है, और शुद्ध रक्त धमनियों के अंदर होगा और अशुद्ध रक्त हमारा कहाँ पर होगा? सिराओं के अंदर होगा। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और सबसे बड़ी धमनी हमारी ऑर्टा होती है। सिराओं की दीवारें पतली होती हैं और सबसे बड़ी सिरा हमारी वेना कावा होती है। तो आई थिंक इतनी सी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये जो यूट्यूब पर लाइव चल रहे हैं इनकी समझ में कुछ आ रहा है या फिर सब बस ऐसे ही चल रहा है? ये यूट्यूब वाले कुछ अपनी अपडेट कर दो भाई। किसके? कैपिलरी के बारे में क्या है? देखो मैं ये बता रहा था कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं जिनके अंदर रक्त का सर्कुलेशन होता है। एक धमनी होती है और एक सिरा होती है। एक एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि धमनी को सिरा से कौन जोड़ेगा, तो आपका तो आंसर क्या होगा? कैपिलरी। जो आर्टरी को वेंस से कनेक्ट करने का कार्य करती है उसका नाम कैपिलरी होता है, जिसे हिंदी में हम केस नली या केस कत्तो के नाम से जानेंगे। तो कनेक्ट आर्टरी टू वेंस की अगर अपन लोग बात करें तो कौन कनेक्ट करेगा? कैपिलरी करेगी। शुद्ध रक्त कहाँ पर है? धमनियों में। अशुद्ध रक्त कहाँ पर है? सिराओं में। किसकी दीवारें पतली होती है? सिरा की। किसकी दीवारें मोटी होती हैं? तो धमनी की। सबसे बड़ी धमनी ऑर्टा, सबसे बड़ी सिरा वेना कावा होती है। ब्लड वेसल्स की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर होती है। अब जो ऑक्सीजनरेट ब्लड होता है वो कहाँ पर होगा? हमारा धमनियों के अंदर होगा, और डीऑक्सीजनरेट जो ब्लड होगा वो कहाँ पर होगा? हमारा सिराओं के अंदर होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े हैं इसके बाद। ये सारे क्वेश्चन कल की क्लास में पूछे जाएंगे। अब समझ में आ रहा है तो आप समझते चलें इनको। आगे बढ़े हैं इसके बाद। तो देखो मुझे ये चीज़ें इसलिए बतानी पड़ी थी। 7-8 क्वेश्चंस बने। शुद्ध रक्त कहाँ पर होता है? अशुद्ध रक्त कहाँ पर होता है? सिराओं में। पतली दीवारें किसकी होती हैं? सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी की जगह ऑर्टा याद करके रखना, वही लिखा आता है हिंदी में भी। दूसरी बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है हमारा, मैंने ये इसलिए लिखाया था कि एक लाइन हमने लिखी थी कि इट इज़ कंट्रोल अवर हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। हार्ट बीट हमने कल पढ़ी थी कि ब्लड के राइट ऑरिकल में एक ऐसी नोड पाई जाती है, उसकी वजह से दिल की धड़कन बनती है, क्योंकि वहाँ से ब्लड गुजरता है और वो ऊपर नीचे होती है, मतलब प्रेशराइज होती है, जिस वजह से हार्ट बीट बन जाती है। उसके बाद फिर मैंने बताया था वो कम ज़्यादा क्यों नहीं हुई, तो उसका कारण था कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करते हैं, वो हमने देखा। उस हार्मोन्स में एक लाइन लिखी थी कि इट इज़ कंट्रोल अवर हार्ट बीट, तो वो हमने कल पढ़ी। ब्लड प्रेशर की बात और आती है, तो ब्लड प्रेशर को जानने से पहले मैंने बताया कि ब्लड कहाँ चलता है। तो पाइप जैसी हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? धमनी और सिरा। ये ऊपर से आपको नीले नीले कलर की हाथ पैरों पर दिखाई देती है, इन्हें कहते हैं सिरा। और थोड़ी सी अंदर अगर थोड़ा टाइटली दबाएं तो यहाँ हड्डी सी फील हो रही है, टाइट दबा के देखेंगे तो। अब जो हड्डी नहीं होती है वो क्या होती है? हमारी धमनी होती है, क्योंकि यहाँ हड्डी तो हाथ में दो ही हैं, इसमें हड्डी तो दो ही है हमारी। लेकिन यहाँ पर क्या है?
ये जो फील हो रही है यहाँ पर, एक रेडियस है ऊपर वाली, नीचे वाली अल्ना है, ये वाली जो है ना, ये हड्डी सी जो लग रही है, ये क्या है हमारी, ये धमनी है। और ये जो थोड़ी टाइट होती है, थोड़ी मोटी होती है, वो धमनी होती है। जो पतली होती है वो क्या होती है, हमारी सिराएं होती हैं। और एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर स्थिति ऐसी होती है कि कभी कभार कुछ लोग हैं जो भावुक हो जाते हैं, और भावुक होकर के दिक्कत आने लगती है तो फिर वो नस काट लेते हैं, है ना। अब उनसे मेरी सजेशन ये है कि जो भी बच्चे नस काट रहे होते हैं ना, वो थोड़ा सा कट जब लगाएं तो गहरा लगाएं, जिससे आत्मा का मिलन परमात्मा से सीधा हो जाए। अगर आप हल्का लगा रहे हैं तो हमारी सिरा कटेगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर दबा के भी रखेंगे तब भी वो ब्लड का निकलना बंद हो जाएगा। आप काट ही रहे हैं तो मन से काटें, दिल से काटें, थोड़ा कट गहरा लगाएं, जिससे अर्टरीज कट जाए और सीधा आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, तो दिक्कत कोई नहीं आएगी। तो भावनाओं में बहें तो वे अच्छे से बहें, नहीं तो फिर मजा नहीं आता। आगे बढ़े अब इसके बाद। अब देखो, मैं ये बता रहा था कि जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा, जैसे हम रक्तदाब कह रहे थे, रक्तदाब क्या होता है उसकी बातें करनी थी। तो रक्तदाब क्या होता है वो मैंने समझाया कि ये हमारी क्या है, पाइप के आकार की दो धमनी और सिरा होती हैं, इनके अंदर ब्लड चलता है ऐसे कुछ करके। इस ब्लड का प्रेशर इनकी दोनों तरफ दीवारों पर पड़ता है, और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। अब ये जो रक्तदाब होता है हमारा, इसको आपको पता होगा कि ये रक्तदाब होता कितना है। तो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्यतः व्यक्ति का रक्तदाब कितना होगा। ऑप्शन दें। ऑप्शन ए है 60/80 mmHg। ऑप्शन बी है 120/80 mmHg। ऑप्शन नंबर सी है 80/120 mmHg। और ऑप्शन नंबर डी है 120/80। अब बताओ आंसर। तीसरा क्यों होगा? तीसरा क्या है? 80/120। समझ गया, सबका आंसर सही है। अब ध्यान से समझो इधर कितना होता है, ये यूट्यूब वाले बच्चे बताएं इसका आंसर क्या है। बाकी आप लोग इधर देखो, ये जो हमारा है ए 60/80 वाला इसलिए दिया था कि पीछे से बोल रहे थे जब मैं ये लाइन लिख रहा था, तो इसका कोई मतलब नहीं था, ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया है। दूसरे ऑप्शन की अपन लोग बात करें तो यहाँ पर क्या 120/80 mmHg करके लिखा है, तो ये विचारात्मक तथ्य है, इस पर अभी हम विचार करेंगे, इसे छोड़ देते हैं। 80/120 जो हमारा ये आंसर दे रहे हैं, तो ये ऊपर वाली जो हमेशा आती है वो हायर लिमिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हायर लिमिट होनी चाहिए। और नीचे वाली हमारी लोअर लिमिट होनी चाहिए। और हायर लिमिट पर हमेशा टॉप चीज़ों को रखा जाएगा, तो ये उल्टा हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये वाला ऑप्शन मुझे सही सा लग रहा है और ये वाला मुझे ऑप्शन सही सा लग रहा है, कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन इसका कुछ फंडा है इसके अंदर। अगर दोनों ऑप्शन सेम दिखाई दे रहे हो, एक mmHg और एक केवल mm तक है, तो mm वाला गलत होता है और hg वाला सही होता है। ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे। इसीलिए इसका जो आंसर जो हुआ है वो कितना हुआ है? सामान्यतः व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है 120/80 mmHg होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब ऐसा क्यों है वो समझो कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है ये लोग जो अभी गए थे वो वापस आए या फिर ये नए आए? अब यहाँ पर इसे समझो, देखो ये 120/80 होता है हमारा, ये वाली जो लिमिट होती है इसे हम हायर लिमिट कहते हैं। और हायर लिमिट को साइस्टोलिक प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? संकुचन दाब।
संकुचन दाब, और ये हमारी लोअर लिमिट होती है, मतलब निम्न रक्तदाब कह सकते हैं हम इसको। निम्न रक्तदाब जो होता है हमारा, और ये उच्च रक्तदाब होता है, और इसे बोला जाता है डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक का मतलब, ये साइस्टोलिक होता है संकुचन, डायस्टोलिक का मतलब होता है शिथिलन। ये हमारा होता है शिथिलन दाब। अब आपसे क्वेश्चन आए कि मानव शरीर के अंदर शिथिलन दाब कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 80। आपसे आए कि संकुचन दाब कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 120। आपसे आता है कि हायर लिमिट कितनी होती है, तो 120। लोअर लिमिट कितनी होती है, तो 80। ऊपर हमेशा हायर लिमिट को रखेंगे। यदि आपका ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा जा रहा है तो उसका मतलब है कि आपका शरीर के अंदर जो रक्तदाब है वो 120 से ज़्यादा जा रहा है, तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ब्लड प्रेशर हाई का मतलब है कि आपको उच्च रक्तदाब की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी हाई जिसे आप कह रहे होते हैं। बी का मतलब होता है ब्लड, और पी का मतलब होता है प्रेशर, और एच का मतलब होता है हायर लिमिट। तो ये हायर लिमिट से भी ज़्यादा हो गया। बीपी जो हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो 120 से ज़्यादा वाले को ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं। लेकिन 140 तक नॉर्मल की स्थिति में आ जाता है, वहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 140 से ज़्यादा है तो खतरा ज़्यादा हो सकता है, भगवान को प्यारे कभी भी हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर है 80। यदि 80 से नीचे जा रहा है, 80 जो है हमारी लोअर लिमिट होती है, ये बीपी लो वाली स्थिति होती है। तो बीपी लो जो हमारा होता है उसका कारण क्या होता है कि 80 से नीचे चला जाए, 60 तक हम लोग झेल जाते हैं। 60 बाकी कैपेसिटी होती है, बॉडी के ऊपर अपने अपना शरीर है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है उसके आधार पर रहते हैं। बाकी कुछ तो जल्दी निपट लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या है, 80 से नीचे जा रहा है तो बीपी लो हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो केवल आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि सामान्यतः व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है। जिसमें क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संकुचन दाब व्यक्ति का कितना होगा, मतलब साइस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो साइस्टोलिक जो प्रेशर होगा उसके लिए अपन लोग आंसर क्या करेंगे, उसके लिए आंसर करना 120। और डायस्टोलिक प्रेशर पूछा जाएगा तो उसके लिए आंसर क्या करेंगे, उसके लिए आंसर करेंगे हम 80। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा 120/80 वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, पूरा आंसर होगा mmHg। Hg का मतलब मैं बताऊंगा कि क्या होगा। अब संकुचन दाब कितना है 120 है, और शिथिलन दाब कितना हमारा 80 है। बीपीआई कब हो जाएगा, जब 120 से ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर पहुंच जाएगा, और बीपी लो कब होगा, जब 80 से नीचे आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। संकुचन दाब क्या हो गया 120, शिथिलन दाब क्या हो गया 80। आगे बढ़ो और आगे देखो। ऐसी चीज़ हमें कब पता चली है भाई, ये वाली चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की बात तब पता चली हमें कि जब हमने 120/80 देख लिया। अब ये जो 120 से ज़्यादा है तो हाई है, और 80 से नीचे है तो ब्लड प्रेशर लो है। लेकिन ये 120 से 80 ये जो होता है ये सामान्यतः होता है। अब ये सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर है इसका पता कैसे लगता है, तो आपसे क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट जो किया जाता है वो कौन सा यंत्र होगा, तो बताओ आंसर कौन सा होगा, आंसर बताओ। क्या लिख रहा है, पढ़ो। अब पढ़ लो। तो देखो यहाँ पर मैं आपसे ये समझा रहा था कि 120/80 वाली स्थिति आती है, इसे मापने के लिए या रक्तदाब को मापने के लिए स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है। तो स्फेग्मोमैनोमीटर जो यंत्र होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, रक्तदाब को मापने में। तो सामान्यतः व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये होगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर अपन लोग लिखेंगे, ये दोनों बातें लिख ली आपने।
स्फेग्मोमैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्तदाब का मेजरमेंट या मापने के लिए। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। संकुचन दाब कितना हो गया? 120 हो गया। और शिथिलन दाब कितना हो गया? 80 हो गया। चारों पांच बात समझ में आ गई। इसके बाद अपन लोगों को एक चीज ये देखनी थी कि जो mmHg है 120/80 mmHg है, ये Hg क्या है? मैं तो इससे परेशान हूँ भाई। अब ये जो Hg वाली स्थिति है इसको अपन लोग देखेंगे। ये संकुचन दाब था और ये हमारा शिथिलन दाब था। ये हमारा सामान्यतः ब्लड प्रेशर जो था। अब बात ये थी कि सर ये Hg क्या है। देखो आपने देखा होगा ये कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, स्फेग्मोमैनोमीटर होता है। अब इसके बीच में क्या है, कुछ मतलब यहाँ पर काउंटिंग लिखी रहती है, इधर से कुछ इधर लिखी रहती है और बीच में क्या रहता है, वाइट इसके अंदर क्या है, कुछ भरा रहता है। ये वाइट नहीं आ रहा है, मान लो ये वाइट इसके अंदर कुछ भरा रहेगा, कांच के अंदर दिखाई देता है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं पारा। पारे को हम कह सकते हैं मरकरी। और मरकरी जो हमारी होती है इसे किससे डिनोट किया गया है, Hg से। तो जो हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर बनता है वो किसके आधार पर बनता है, Hg के आधार पर बनता है। और Hg के आधार पर बनता है तो आपका दायित्व तो ये बनता है कि यदि ऑप्शन में mmHg वाला ऑप्शन दिया है तो वो आंसर सही करेंगे। इसमें आप कन्फ्यूजन रह जाते हैं ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा, तो हमेशा याद रखें ऊपर हायर लिमिट आती है और नीचे हमारी लोअर लिमिट आती है। मतलब उच्च रक्तदाब ऊपर आता है और जो निम्न रक्तदाब होता है हमारा वो नीचे आता है। उच्च रक्तदाब मतलब संकुचन दाब, साइस्टोलिक प्रेशर कितना बताएंगे 120। शिथिलन दाब मतलब निम्न रक्तदाब कितना होता है 80। रक्तदाब का पता किसके द्वारा लगता है, स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा। कितना होता है 120/80 mmHg होता है। Hg का मतलब क्या है, मरकरी है, पारा है, जिसके आधार पर हमारा रक्तदाब निकाला जाता है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हुई हो तो, परेशानी हुई हो तो। क्या ऐसे क्यों दबाते हैं, उससे प्रेशर होता है। ये यहाँ से जो लगा होता है ना, इसमें एक पाइप सा लगा होता है, ये यहाँ प्रेशर देने के लिए हवा जाए, जिससे ये पारा ऊपर पहुँचाया जाता है। फिर यहाँ से क्या है, स्क्रू से उसको थोड़ा कम करते हैं, उसका प्रेशर कम करते हैं, जिससे पता लगता है कि बॉडी के प्रेशर ने कितने पर मेंटेन किया है ये। तब जाकर के ये कहाँ पर मेंटेन हो रहा है, कम ज़्यादा का, तब दोनों का निकल के आता है। तो वो डॉक्टर फिर आपको बताता है कि आपका इतना है। पहले तो ज़्यादा प्रेशर देते हैं, फिर वो मेंटेन जहाँ कहीं रुक रहा है, झटके से लेता है ना 2-3 बार ऊपर नीचे, उसका कारण है कि बॉडी ने कितना मेंटेन किया है इसको, वो देख रहे होते हैं। क्या क्या हो गया। अब वहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, हाथ में जो पट्टा सा बांध लेते हैं उससे ये क्वेश्चन आता है कि जो रक्तदाब होता है इसे किसकी दीवारों पर मापा जाता है। तो जो हाथ पर यहाँ बांधा जाता है, तो रक्तदाब को मापने के लिए हम आंसर क्या करेंगे कि धमनी की दीवारों पर। धमनी की दीवारों पर क्या होगा, मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। तो वो धमनियों के ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यहाँ पर बांधा जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो हमारे इसके अंदर से प्रेशर जाता है और वो धमनी के अंदर वाले मेजरमेंट को करके लाता है। तो ब्लड प्रेशर कहाँ मापा जाएगा, धमनी की दीवारों पर। वेंस मत लगाना, हमेशा आंसर क्या करेंगे, धमनी की दीवारों पर। कितना होता है 120/80 mmHg। 120 संकुचन दाब, 80 शिथिलन दाब। यंत्र कौन सा प्रयोग में, स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर में भरा हुआ क्या है, वो Hg वाला पार्ट है जो पारा है। क्या
अरे ये वाला यंत्र होता है, इसी का नाम स्फेगमोमैनोमीटर यंत्र होता है। जो डॉक्टर आपका जब ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है तो ऐसा आपने देखा होगा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्के से वो लगाते हैं उसी से हो जाता है। लेकिन ये पुराना वाला यही था स्फेगमोमैनोमीटर। यहाँ से एक पाइप सा लगा होता है, एक पट्टी सी हाथ पर दूसरे पाइप में से जाती है, उसको बांध देते हैं और ये प्रेशर की वजह से ये पारा ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर इसे मेंटेन करके देखते हैं कि बॉडी का कितना प्रेशर बन रहा है ब्लड का। तो इसका नाम होता है स्फेगमोमैनोमीटर, इस यंत्र का, जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। आगे बढ़े अब इसके बाद, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर रक्तदाब की बातें की हैं और रक्तदाब हमें शायद समझ में आ गया होगा। अब रक्तदाब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि सर ये ब्लड प्रेशर हाई के कारण क्या है। एक बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन आया था पूछने के लिए कि निम्न में से कौन सा ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण है। खूब बता रहे हो, बताओ, समझ में आ रहा है ये? कल क्वेश्चन के आंसर करना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है पूछने के लिए कि जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा, ये हाई का कारण क्या है, 120 से ज़्यादा क्यों हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि 120 से नीचे, 80 से नीचे क्यों आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर हाई के कारण पूछे जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो के कारण पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब के कारण, रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इसमें पहला लिखेंगे शराब पी आपने, नहीं पी, एल्कोहल। तो देखो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने पर ब्लड प्रेशर हाई होता है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, जब मोटापा होने लगता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। तीसरी बात करें तो तनाव, तनाव का मतलब होता है टेंशन, टेंशन बढ़ने पर ब्लड प्रेशर हाई होता है। और चौथी अपन लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एक होगा शराब, एक होगा मोटापा और तीसरा होता है हमारा तनाव। और चौथा एक और यहाँ पर मेजर पॉइंट आता है गर्भावस्था काल। गर्भावस्था काल मतलब प्रेगनेंसी टाइम में तो महिला का ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है। एक और पांचवा जो पॉइंट लिखे हैं, जो मेजर पॉइंट बन जाता है, नमक की मात्रा ज़्यादा लेने पर, सॉल्ट अगर अपन लोग ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये 4 से 5 चीज़ें जो है हमारी, ये कुछ क्वेश्चंस में बन जाते हैं ऑप्शन, तो इन्हें याद रखना मैंडेटरी रहेगा। पहला है शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर, दूसरा ओबेसिटी मोटापा बढ़ने पर, तीसरा टेंशन तनाव होने पर, चौथा जो है हमारा वो है प्रेगनेंसी टाइम गर्भावस्था काल के दौरान, पांचवा जो है हमारा सॉल्ट नमक की मात्रा ज़्यादा लेने पर। दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे निम्न रक्तदाब के कारण, निम्न रक्तदाब के कारण, रीजन ऑफ लो ब्लड प्रेशर। इसमें पहला लिखेंगे नमक की मात्रा कम लेने पर, शरीर से रक्त निकलने पर, एक होता है डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं निर्जलीकरण, मतलब पानी की कमी होना, पानी की कमी होने पर, और चौथा एक और लिख देना इसमें एक्सीडेंट होने पर। हाँ सर, शरीर से रक्त निकलने पर हम ये कह सकते हैं, या तो निकलना लिख लो या लिख लो लैक ऑफ ब्लड इन बॉडी, शरीर में रक्त की कमी होने पर, दोनों का मतलब एक ही है।
या एक्सीडेंट का मतलब भी वही चीज आती है। लिखो, ये पॉइंट लिखो। ये रिंगस राठी कौन है? अच्छा, ये पहले ये बताओ, इंग्लिश वाला कौन कौन बच्चा है जो इंग्लिश में ही पढ़ना चाह रहा है? हिंदी समझ में नहीं आती आपके? तो ये कैसे समझ रहे हो? मैं ये भी तो हिंदी में बोल रहा हूँ, ये भी तो मैंने हिंदी में ही तो बोला, जो अभी पूछ रहा हूँ हिंदी समझ नहीं आती क्या? आप कह रहे नहीं, तो आ तो रही है। अच्छा, ये चीज समझ में आई तो देखो, ये एल्कोहल होता है हमारा शराब, ये हमारा एल्कोहल होगा, ये ओबेसिटी होता है, ये टेंशन होता है, ये प्रेगनेंसी टाइम होता है, ये सॉल्ट होता है, ये भी सॉल्ट होता है, ये लैक ऑफ ब्लड हम कह सकते हैं, ये डिहाइड्रेशन, एक्सीडेंट क्या? अब देखो यहां पर क्या है, अब समझेंगे थोड़ा सा आगे, इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना। अब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से आपसे ये है पूछने के लिए, उसके पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर करना, उसका मैं क्वेश्चन बताऊँ जो। चलो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लड प्रेशर लो का कारण होगा? कौन सा होगा? सी होगा या कोई और है? या ए और सी दोनों? सी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे लो के लिए कई बार पूछा गया है, ये इसलिए नहीं होगा जो नमक सोच रहे हैं। ये जो एरो है ना, इसका काफ़ी अच्छा खासा रोल है। देखो यहाँ मैंने एरो नीचे की तरफ लगाया, इसका मतलब है कम की बात हो रही है, और यहाँ ऊपर की तरफ लगाया, इसका मतलब है ज़्यादा की बात हो रही है। जहाँ एरो ऊपर की तरफ लग रहा है तो कह रहा है कि नमक की मात्रा ज़्यादा लेने पर, जहाँ नीचे की तरफ लगता तो कहता है कि नमक की मात्रा कम लेने पर। तो स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जब नमक की मात्रा कम लेंगे तो ब्लड प्रेशर लो होगा, जब नमक की मात्रा ज़्यादा ले लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। अत्यधिक मात्रा में शराब या शराब पीने पर ब्लड प्रेशर हाई रहता है। एक्सीडेंटल कंडीशन में शरीर से ब्लड निकल जाता है, इसलिए ब्लड हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ओबेसिटी का मतलब मोटापा होता है, तो मोटापा बढ़ने पर बॉडी के ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड का क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है ग्लूकोज बढ़ने से, और उस स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। शराब को अभी अच्छे से समझेंगे। मोटापा मैंने बताया कि इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। नमक की स्थिति क्या है, नमक जब आप लोग लेते हैं तो किसी बर्तन में चलो नमक ले लेना, और लेने के बाद उसमें एक मतलब कितना भी नमक डाल लेना, उसमें थोड़ी सी एक बूंद भी पानी की अगर आप डाल देते तो कुछ समय के बाद देखेंगे पूरा नमक पानी हो जाता है। इसका मतलब है कि ब्लड पानी के जो नमक है, नमक ब्लड में मिलते ही क्या है, पूरी तरीके से घुल जाता है। और जो हमारी किडनियाँ होती हैं शरीर के अंदर, जो क्या कर रही होती हैं, ब्लड को प्योर कर रही होती हैं। प्योरीफिकेशन जो ब्लड का होता है वो किडनियों के अंदर होता है। इसमें छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनियों में, और इन नेफ्रॉन्स के माध्यम से क्या होगा, ब्लड का प्योरीफिकेशन होगा, और वही प्योरीफिकेशन जो करती है हमारी किडनी करती हैं। अब स्थिति क्या होती है, जब हम नमक लेते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर प्रॉपरली क्या हो जाता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद जब वो इन किडनियों के अंदर प्रवेश करता है तो ब्लड के अंदर जो मिला हुआ नमक है, इस नमक को प्रॉपरली ये क्या है, किडनियाँ अलग नहीं कर पाती हैं, और नमक की मात्रा जब ब्लड के अंदर बढ़ने लग जाती है तो हमारे ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जो 90 से 92% पानी जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसकी मात्रा बढ़ने पर ब्लड तेजी से चलने लगता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तनाव टेंशन की स्थिति क्या होती है, जब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड चल रहा है, जब वो खिंचाव में आती हैं तो उस स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने लगता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब महिला गर्भाशय में होती है, बच्चा पेट में होता है, उस समय उसको अपनी और अपने बच्चे दोनों के पोषण की आवश्यकता होती है। स्ट्रेच में बॉडी रहती है, खिंचाव में, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सारी बातों को समझाने का कोई औचित्य नहीं है, ये सब जानते ही हैं आप। जब ब्लड निकल ही जाएगा तो धीरे धीरे चलेगा।
एक्सीडेंट हो जाएगा तो ब्लड निकल रहा है, पानी की कमी हो गई तो ये चीज़ कम होने लगती है, तो ब्लड की मात्रा कम रहती है, इस वजह से लो होगा। शरीर से रक्त निकला तो निकल ही गया। नमक की कम मात्रा लेंगे तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है जिसमें पानी की मात्रा वो मेंटेन नहीं रह पाती है, इस वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। कुछ कारण तो हमारे ये रहे, ये लिख लिए सबने। तो आज की क्लास का जो मैटर था हमारा यहीं पर फिनिश होता है भाई। यहाँ